हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम फॉर चेंज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन कवर करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे अपन पूरा एनसीईआरटी से देखेंगे, एनसीईआरटी का हर एक लाइन को अच्छे से समझेंगे और साथ में आपके लिए मैंने कुछ स्मार्ट नोट्स बना के रखे हैं जिसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ में एग्जाम में आने वाले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने ऐड करे हैं। तो उसे भी आपके साथ शेयर करूँगा और डिस्कस करूँगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. अभी तक हमने दोस्तों इस चैप्टर में देखा है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने स्टार्टिंग वाले पार्ट में देखा था, उसके बाद देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। लेट अस नाउ लुक एट द स्पेसिस दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमंस। चलिए बात करते हैं उस स्पेसिस की जिसमें हम सबका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस यूज़ अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों ह्यूमंस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, हम सभी जानते हैं। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क, आखिर ये प्रोसेस कैसे काम करता है ये देखेंगे आगे। लेट अस बिगिन एट एन apparently unrelated point. All of us know that our body change as we become older. You have learned changes that take place in your body earlier in class 8 also. We noticed that our height has increased continuously from early age till now. We acquire teeth, we even lose the old so called milk teeth and acquire new one. तो ये हमसे बात कर रहा है जो क्लास 8 में इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था, जो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है जब अपन ग्रो करते हैं। 13 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के बीच में जो अपन चाइल्डहुड से एडल्टहुड में इंटर करते हैं तो उस दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमारा मिल्क टीथ सारा टूट जाता है और उसके बदले हमारा परमानेंट टीथ आता है, और भी बहुत तरीके के चेंज आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंज आते हैं। ऑल ऑफ दीज आर changes that can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger. ये सभी चेंजेस जो अभी हम लोगों ने देखा, ये सबको एक ग्रुप में रख सकते हैं जिसमें बॉडी ग्रोथ हो रहा है, तो ये सब चेंजेस उसके साथ आ रहा है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स ए होल न्यू सेट ऑफ चेंज अकर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी इनलार्जमेंट। तो दोस्तों ये बात कर रहा है जो अर्ली टीनेज ईयर्स में, जो 11 से लेकर 13-14 ईयर्स के बीच में कुछ ऐसी चेंजेस आती है जिसे अपन सिंपली बॉडी चेंज या बॉडी इनलार्जमेंट नहीं बोल सकते हैं, वो इससे कुछ ज़्यादा होता है। तो इस एज को आगे डिस्कस करेंगे, इसे अपन प्यूबर्टी बोलते हैं। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी बहुत सारे चेंजेस आती है, तो देखते हैं क्या क्या आ रहा है। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। वी बिगन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज आर्म पिट्स एंड जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज। इसमें बात कर रहा है जो कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे जो कि बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में सेम होंगी। जैसे कि थिक हेयर्स का आना अंडर आर्म्स में और थाइज के बिटवीन, जो हमारा जेनाइटल एरिया होता है उसमें हेयर्स का आना, ये दोनों में कॉमन होगा बॉयज एंड गर्ल्स। विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, जो कि डार्क कलर्स के होंगे। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपेयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन द फेस। और बात कर रहे हैं जो थी हेयर्स होते हैं वो हमारे लेग्स पे भी आने स्टार्ट हो जाएंगे एज वेल एज फेस पे भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम वाइली एंड वी माइट बिगेन टू डेवलप पिंपल्स। और दोस्तों फेस का स्किन हमारा कैसा हो जाएगा, वाइली हो जाएगा, और पिंपल्स इस एज में ज़्यादा आते हैं। वी बिगेन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर इन न्यू वेज। तो इसमें बात कर रहा है जो हम अपने बॉडी में जो चेंजेज आ रहे हैं उसके प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे, और साथ में जो किसी और के बॉडीज़ के अंदर चेंज आते हैं उसे भी अपन नोटिस करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंज टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ये तो कुछ चेंजेस ऊपर अपन ने बात किया जो कि बॉयज एंड गर्ल्स में कॉमन होता है, लेकिन कुछ चेंजेस होगा जो कि दोनों में डिफरेंट होगा, दोनों के लिए अलग अलग चेंजेस होंगे। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगेन टू इंक्रीज विद डार्कनिंग द स्किन ऑफ द निप्पल एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। तो दोस्तों गर्ल्स के अंदर जो होता है ब्रेस्ट साइज वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्ल जैसे जैसे हमारी मेच्योर होगी तो उसे आगे जाके मदर बनना है, तो उसका मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना जरूरी है। इन फ्यूचर जब उसको बेबी फीडिंग करवाना होगा तो मेमोरी ग्लैंड पूरी तरह से डेवलप होना चाहिए, इसीलिए उनका ब्रेस्ट साइज बढ़ता है और निपल वाला एरिया डार्क हो जाता है। ऑल्सो गर्ल्स बिगेन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम। और गर्ल्स में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। तो आगे अपन समझेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों होता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। बॉयज बिगेन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइस बिगेन टू क्रैक। जो लड़कों में फेशियल हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारे बियर्ड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और वॉइस क्रैक हो जाता है, मतलब लो पिच टोन स्टार्ट कर देता है लड़का। लो पिच टोन मतलब मोटा आवाज़ होगा।
फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगन्स टू बिकम इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट आइदर इन डे ड्रीम्स और नाइट। और जो लड़कों में उसका सेक्सुअल पार्ट होता है पेनिस, उसमें इनलार्जमेंट होता है ड्यूरिंग उसके डे ड्रीम्स में हो सकता है या फिर नाइट ड्रीम्स में हो सकता है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। ऐसा नहीं है जो ये सारे चेंजेस तुरंत देखने के लिए मिलेंगे, इन सारे चेंजेस होने में टाइम लगता है। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉट डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज। तो दोस्तों ये सारे चेंजेस जो होता है हर एक आदमी में एक ही टाइम पे नहीं होता है और एक ही एज पे नहीं होता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली वाइल इन अदर दे कैन हैपन स्लोली। कुछ लोगों में तो ऐसा अपन देखते हैं जो ये सारे चेंजेस जल्दी आ जाते हैं, कम एज में आ जाते हैं, अर्ली एज में आ जाते हैं, और कुछ लोगों में लेट से आते हैं। कुछ लोगों में इनका आने का फ्रिक्वेंसी या फिर टाइम बहुत कम लगता है और कुछ लोगों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे देखते हैं बियर्ड्स दोस्तों, तो कुछ लड़कों में इस एज में बहुत जल्दी बियर्ड्स आ जाती है और बहुत घनी, और कुछ लड़कों में अपन देखते हैं जो बियर्ड्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑल्सो इट चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर। और ये सारा चेंज जो होता है कंप्लीट नहीं हो जाता है तुरंत का तुरंत। सो फॉर एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपेयर्स एज अ फ्यू स्केटर्ड हेयर्स। बियर्ड का बात कर रहा है दोस्तों, पहले थोड़े बहुत बाल आते हैं हमारे फेस पे, फिर धीरे धीरे वो थिक होना स्टार्ट होता है। एक साथ पूरे के पूरे बाल नहीं आ जाते हैं, पूरे पूरे बियर्ड एक साथ नहीं आ जाते हैं। इवन सो all these changes show differences between people, just as we have differently shaped noses or fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis. All these changes are एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों बात कर रहे हैं ये सारे चेंजेस जो होता है सब में एकदम सेम नहीं होगा। जैसे हर किसी लड़कियों में सेम साइज का ब्रेस्ट या हर किसी लड़कों में सेम साइज का पेनिस नहीं होगा, सब में डिफरेंट होगा। जैसे कि हमारे फिंगर्स डिफरेंट होते हैं, हमारे नोज का शेप डिफरेंट होता है, इसी तरह से जो सेक्सुअल पार्ट में ग्रोथ होगा, इनलार्जमेंट होगा, वो भी डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। इन सब चेंजेस को मिलाकर अपन बोलते हैं जो ये सारा सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रहा है हमारे बॉडी का। वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज। तो हमारे बॉडी सेक्सुअल मैच्योरेशन इस एज में क्यों शो करता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इन मल्टीसेलुलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हमने इससे पहले बात किया जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं ये सारे फंक्शंस करने के लिए। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जैसे कि हमने प्लांट्स के अंदर देखा था जो जर्म सेल होती है वहाँ पे मेल गैमेट होता है एंड फीमेल गैमेट होती है, वो सारे स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी फंक्शन स्पेशलाइज्ड होती है। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप्ड स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट देम। और अपन ने देखा था जो प्लांट्स के अंदर जर्म सेल बनाने के लिए स्पेशल टिश्यू या फिर सेल होती है। जैसे कि हमारा मेल जर्म सेल पोलन ग्रेन जो था वो एंथर के अंदर बन रहा था जो कि स्टेमन का पार्ट था। इसी तरह से फीमेल जर्म सेल जो एक थी वो ओव्यूल के अंदर बन रही थी जो कि पिस्टल या फिर कार्पेल का पार्ट था। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पस। तो ह्यूमन्स के अंदर भी दोस्तों जर्म सेल बनाने के लिए स्पेशल टिश्यू होता है। हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है बॉडी का एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है। हाउएवर व्हाइल द बॉडी of an individual organism is growing to its adult size, the resources of body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. हमारा जो बॉडी का रिसोर्स होता है मेनली डायरेक्टेड होता है इस टाइप के ग्रोथ को अचीव करने के लिए, और मेन प्रायोरिटी बॉडी का रहता है सेक्सुअल मैच्योरेशन। As the rate of general body growth began to slow down, reproductive tissue began to mature. और जो बॉडी का जनरल ग्रोथ होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर मेच्योरेशन का रेट फास्ट हो जाता है। दिस पीरियड ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, अभी मैंने बोला था जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में चेंज होने का एज होता है दोस्तों उसे अपन बोलते हैं एडोलेसेंस। एंड एडोलेसेंस के इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को ऐसे दोस्तों डिफाइन कर सकते हैं जो प्यूबर्टी वो एज है जिस टाइम अपना रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो ये सारे चेंजेस जिसे अपन ने अभी डिस्कस किया वो सब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से कैसे लिंक है ये देखते हैं।
We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cell from two individuals have to join together. तो अपन ने इससे पहले देखा है जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें जर्म सेल जो होती है हमारे गैमिट्स जो होती है मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट्स वो दो अलग इंडिविजुअल से आके आपस में मिलता है, इसे अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. This can happens by an external release of germ cell from the body of an individual as happens in the flowering plant. तो इसे अचीव करने का एक प्रोसेस तो ये है जो जर्म सेल का एक्सटर्नल रिलीज हो जाए, जैसे अपन फ्लावरिंग प्लांट में देखे थे पॉलन ग्रेन जो बन रहा था एंथर के अंदर प्लांट्स में, वो रिलीज होके एस्टिग्मा पे जाता है जो कि फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, और एस्टिग्मा से फर्दर वो स्टाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर जाता है जहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है. तो एक्सटर्नल रिलीज हो रहा था मेल गैमेट का. और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल फॉर फ्यूजन. और दूसरा प्रोसेस है जो इंटरनल ट्रांसफर हो जाए हमारे जर्म सेल का, मतलब मेल और फीमेल एक साथ है और मेल जो है अपना मेल गैमेट फीमेल के अंदर रिलीज करे, एज हैपेंस इन मेनी एनिमल्स, जो कि अधिकतर एनिमल्स में होता है. इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है उसे अपन मेटिंग बोलते हैं या फिर कॉपुलेशन बोलते हैं. देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी identifiable by other individuals. Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. मेटिंग के लिए ज़रूरी होता है जो एक पार्टनर आइडेंटिफाई कर पाए जो उसका जो सामने वाला पार्टनर है जिसके साथ वो मेटिंग करने वाला वो सेक्सुअली मैच्योर है या फिर नहीं है, उसे आइडेंटिफाई कर पाए देखकर. तो आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे अपन ने डिस्कस किया था न्यू हेयर्स का आना हमारे जेनेटल एरिया में एंड आर्म पिट्स के अंदर, तो वो शो करता है, वो सिग्नल होता है जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है. ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल एक्ट सच एज पेनिस व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट. एक्चुअल ट्रांसफर होता है हमारा जर्म सेल का दो लोगों के बीच में, उसके लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन होनी चाहिए, जैसे मेल के पास हमारा पेनिस होनी चाहिए जो कि इरेक्ट हो सके. इन मेमल्स सच एज ह्यूमन्स द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर. दोस्तों बात है फर्टिलाइजेशन के बाद एक बार अपना जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है मदर के यूट्रस के अंदर और एक लंबे समय तक वहाँ पे रहता है और वहाँ पे बेबी डेवलप होता है. और बेबी डिलीवर होने के बाद जब मदर एक बेबी को डिलीवर कर देती है तो फिर भी उसके बाद मदर उसे ब्रेस्ट फीड करवाती है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू एकोमोडेट दिस पॉसिबिलिटी. दोस्तों किसी भी फीमेल को अगर मदर बनना है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसकी ब्रेस्ट को मैच्योर होना ज़रूरी होता है. अगर फीमेल अच्छे से मैच्योर नहीं हुई है और वो अगर मदर बनती है तो इसमें बेबी एंड मदर दोनों के लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क होता है. तो दोस्तों अब अपन एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उससे पहले एक बार अपने नोट्स पे जाते हैं और इस वाले टॉपिक जो अभी आपने देखा इसका एक समरी तैयार किया आपके लिए. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में पहले अपन देखते हैं जो रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट था हमारा जो कि इंपॉर्टेंट था वो था प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी क्या होता है, द एज एट विच रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगेन टू मैच्योर. ऐसा एज दोस्तों जिस एज में जाके हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होना स्टार्ट होता है तो उसे अपन प्यूबर्टी बोलते हैं. नेक्स्ट है अपना फीमेल के अंदर ये थोड़ा अर्ली होता है, 2 to 3 ईयर्स पहले हो जाता है, मेल से पहले वो सेक्सुअली मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है. तो फीमेल के अंदर स्टार्ट हो जाता है 10 to 12 ईयर्स एज में. एंड दोस्तों मेल के अंदर थोड़ा लेट होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, तो ये स्टार्ट होता है अपना 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज में. नेक्स्ट देखते हैं प्यूबर्टल चेंजेस क्या क्या होते हैं. इसे अपन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं. तो मेल एंड फीमेल के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो उसे देखते हैं. कुछ चेंजेस तो हमारा कॉमन होता है और कुछ चेंजेस अलग होता है. जैसे पहला चेंज मेल के अंदर देखते हैं दोस्तों, ग्रोथ ऑफ हेयर्स अंडर आर्मपिट्स एंड अराउंड प्यूबिक. तो दोस्तों जो हेयर होती है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है हमारे आर्म्स के अंदर एंड जेनेटल एरिया में, प्यूबिक रीजन में. ये चेंज सेम का सेम फीमेल के अंदर भी देखा जाता है. नेक्स्ट मेल के अंदर दोस्तों होता है वाइडनिंग ऑफ शोल्डर होता है, जो कंधे चौड़े होते हैं मेल के. फेशियल हेयर्स का आना होता है, बियर्ड्स का आना. ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन,
जो सेक्स ऑर्गन होता है मेल का दोस्तों, टेस्टिस एंड पेनिस, इसमें ग्रोथ होना। वायली स्किन देखा था अपन ने, जो पिंपल्स का आना होता है फेस पे। डार्कनिंग इन द स्किन कलर ऑफ द जेनाटल एरिया, और दोस्तों जो जेनाटल एरिया होता है उसका स्किन डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। लो पिच्ड वॉइस होता है, क्रैक साउंड होता है, फटी हुई आवाज़ होती है, थोड़ी मोटी होती है मेल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं फीमेल के अंदर। तो पहला चेंज जो था हेयर्स का आना अंडर आर्म पिट्स एंड प्यूबिक एरिया में, ये फीमेल्स के अंदर भी सेम होता है। दूसरा दोस्तों, फीमेल के अंडर जो होता है उसकी हिप्स जो होती है, कमर के नीचे जो होता है फैट्स का डिपोजिशन बढ़ जाता है, तो हिप्स थोड़ी सी चौड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू मेल। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड होता है, ब्रेस्ट का ग्रोथ होना होता है दोस्तों। मेमोरी ग्लैंड होता है वो मिल्क फीड करवाने के लिए बेबी को जरूरी होता है, तो इसीलिए ब्रेस्ट में ग्रोथ होता है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल दोस्तों आगे अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। पिंपल्स फीमेल्स में भी आएगा दोस्तों, उसकी भी स्किन वाली होगी, उनके अंदर भी जेनाइटल एरिया का कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। और फीमेल्स का हाई पिच्ड वॉइस होता है दोस्तों, पतली आवाज़ होती है एज कम्पेयर टू मेल। नेक्स्ट टॉपिक अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले एनसीईआरटी से समझते हैं फिर अपने नोट्स पे आएंगे। पहले एनसीईआरटी के डायग्राम को देखते हैं, सीक्वेंस में समझेंगे। पहला अपना दिया हुआ टेस्टिस, दोस्तों टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस से डक्ट निकलता है जो कि स्पर्म को कलेक्ट करके यूरेथ्रा के थ्रू आउट करता है। तो टेस्टिस से जो पहला डक्ट निकलता है दोस्तों, इसे एनसीईआरटी ने दिखाया बट लेवल नहीं किया, इसे अपन बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का एक और फंक्शन होता है, यहाँ पे स्पर्म कुछ टाइम के लिए स्टोर भी होता है। एपिडिडाइमिस के बाद नेक्स्ट पार्ट अपना आता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस दोस्तों एब्डोमेन से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जाके मिलता है अपने यूरेथ्रा में। वास्ट डिफरेंस के अंदर अपना स्पर्म होता है, तो स्पर्म्स में बहुत सारी सिक्रेशन मिलती है। ऐसा नहीं है जो स्पर्म जो टेस्टिस में बना वो डायरेक्ट आउट हो जाएगा। तो स्पर्म में पहला सिक्रेशन मिलता है सेमिनल वेसिकल का। सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन, सेमिनल फ्लूइड मिलने के बाद स्पर्म को अपन सीमेन बोलते हैं। तो स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, ये अपना बनता है सीमेन। नेक्स्ट ग्लैंड है दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रेशन अपने स्पर्म या फिर सीमेन में मिलेगा। एक और ग्लैंड होता है दोस्तों जिसे अपन बोलते हैं कॉर्पस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। उसका सिक्रेशन क्या करता है ना, थोड़ा एल्कलाइन होता है और पूरे स्पर्म के रास्ते को लुब्रिकेंट कर देता है, जिससे स्पर्म आसानी से जा सके, स्पर्म का मूवमेंट अच्छा हो सके। और एल्कलाइन होने का रीजन, एल्कलाइन इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो फीमेल का पार्ट होता है वेजाइना, वहाँ बहुत ही एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो उसमें स्पर्म अगर डायरेक्ट गया तो वो फिर सारा मर जाएगा। इसीलिए ज़रूरी होता है पहले वहाँ के इन्वायरमेंट को बेसिक या फिर अल्कलाइन बनाया जाए, जिसके लिए कॉर्पस ग्लैंड का सिक्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रेशन थोड़ा अल्कलाइन होता है, जो कि स्पर्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो टेस्टिस अपना स्क्रोटम सैक में रहता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन स्क्रोटम सैक बोलते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है। इसके पीछे रीजन क्या रीजन है जो दोस्तों, टेस्टिस को स्पर्म फॉर्म करने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, जिसके लिए अगर वो बॉडी के अंदर रहता तो स्पर्म फॉर्म नहीं हो पाता, इसीलिए बॉडी के बाहर रहता है। और जिस बैग में रहता है उसे अपन स्क्रोटम बोलते हैं। वासा डिफरेंस का काम है दोस्तों टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करके यूरेथ्रा तक ले जाना। यूरेथ्रा अपना ये वाला पार्ट होता है बीच वाला। यूरेथ्रा क्या होता है ना, डक्ट होता है जो कि कॉमन डक्ट होता है, किसके लिए, मेल के अंदर यूरिन के लिए और साथ में स्पर्म के लिए। हमेशा ध्यान रखेंगे स्पर्म एंड यूरिन का सिक्रेशन कभी भी एक साथ नहीं होता है, सेम टाइम पे नहीं होता है। और नेक्स्ट अपना, और एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है ब्लाडर। तो दोस्तों ये यूरिनरी ब्लाडर है, इसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है। तो यूरिन आता कहाँ से, यूरिन आता है अपने किडनी से आता है और उसे लेकर आता है यूरेटर। एक और पार्ट होता है अपना पेनिस। पेनिस दोस्तों मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स का। ये हमेशा इरेक्ट नहीं होता है, ये इरेक्ट होता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, क्योंकि ज़रूरी होता है। पेनिस बहुत ही ज़रूरी होता है, किस लिए, स्पर्म को इजेकुलेट करने के लिए। स्पर्म को इजेकुलेट करने के लिए पेनिस का इरेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन अपना पेनिस होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल। तो एक पोर्शन वो होता है जो जर्म सेल बनाता है, जिसे अपन टेस्टिस बोलते हैं, एंड द अदर पोर्शन डेट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और दूसरा पोर्शन होता है जो कि स्पर्म को डिलीवर करता है, एजुकुलेट करता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ फर्टिलाइजेशन अपना होना है फीमेल के जिस पार्ट में, वहाँ तक ले जाने का काम करता है।
तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा और बाकी इसका एसेसरी पार्ट होगा, एसेसरी पार्ट जो कि हेल्प कर रहा है स्पर्म को जाने में। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। जो जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। ये लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। तो दोस्तों समझेंगे एब्डोमिनल कैविटी किसको बोलते हैं। हमारा जो पूरा आगे का रीजन होता है, पेट वाला जो रीजन होता है और जो छाती का रीजन होता है, चेस्ट का रीजन होता है, दोनों को अलग करने का काम करता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे अपन बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे वाला पूरा पार्ट जो होता है एब्डोमेन होता है, और डायफ्राम के ऊपर वाला पूरा पार्ट जहाँ पे लंग्स होता है, अपना हार्ट होता है, वो होता है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट हो गया और नीचे वाला पार्ट हो गया अपना एब्डोमिनल कैविटी। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो दोस्तों स्पर्म फॉर्मेशन के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, इसीलिए अपना टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों टेस्टिस में तो एक स्पर्म बनता है, दूसरा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी मेल में आते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। और साथ में इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन भी इसी हार्मोन की वजह से होता है जो कि टेस्टिस रिलीज करता है। तो आगे अपन नोट्स में देखेंगे दोस्तों, टेस्टिस में एक लेडिंग सेल्स होता है। तो लेडिंग सेल्स अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है, और स्पर्म को बनाने के लिए टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जिसके अंदर अपना स्पर्म फॉर्म होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर लेडिंग सेल्स होता है, लेडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म फॉर्म करती है। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स आउट चेंजेज इन अपीयरेंस इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो ये अपन पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। जो प्यूबर्टी के अंदर जो भी चेंजेस आता है बॉयज़ में, वो सारा किसके वजह से आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आता है, जिसे अपन प्यूबर्टल चेंज बोलते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस विच यूनाइट्स विथ अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। स्पर्म फॉर्म हो रहा है, उसे डिलीवर करने का काम करता है वास्ट डिफरेंस, इसीलिए अपन वास्ट डिफरेंस को स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। वो आगे जाके अपने यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली यूरेथ्रा में जाके मिल जाती है। द यूरेथ्रा दस फॉर्म द कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। तो यूरेथ्रा कॉमन पैसेज फॉर्म करती है दोनों स्पर्म और यूरिन के लिए। अलॉन्ग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस, ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट and seminal vesicle aid their secretion so that sperms are not in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provide nutrition। तो दोस्तों बोल रहा है जो स्पर्म में आगे जाके सेमिनल वेसाइकल का सिक्रेशन मिलता है और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन मिलता है जो इसे लुब्रिकेंट बना देता है और साथ में न्यूट्रिशन भी स्पर्म को प्रोवाइड करता है। The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and long tail that helps them to move towards the female germ cell। तो दोस्तों स्पर्म में मेनली उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, साथ में एक लंबी टेल होती है जो कि उसे हेल्प करता है मूव करने में, और मूव करके उसे जाना कहाँ है, फीमेल जर्म सेल के पास। तो मूवमेंट में हेल्प करता है टेल, और बाकी सारा फ्यूज़न में जो फर्टिलाइज करेगा फीमेल जर्म सेल को वो उसका न्यूक्लियस करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नोट्स में देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस होता है। और टेस्टिस कहाँ पे रहता है, स्क्रोटम सैक के अंदर रहता है, जो कि बॉडी के आउटसाइड या फिर एब्डोमेन के आउटसाइड अपन बोलते हैं रहता है। किस लिए रहता है, बिकॉज इसे लोअर टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। नेक्स्ट टेस्टिस का क्या काम होता है अपना, ये रिलीज करता है हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जरूरी होता है किस लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए। दोस्तों स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक तो स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है अपना स्पर्म, और नेक्स्ट है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो टेस्टिस के डायग्राम को एक बार देखते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडनली अपन ने काट दिया। तो टेस्टिस के अंदर देखेंगे दोस्तों कंपार्टमेंट होती है, ये जो कि 15 to 20 इन नंबर्स हो सकती है। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर
दो स्ट्रक्चर होता है। एक तो अपना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो एक कंपार्टमेंट के अंदर 3 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर अपना स्पर्म बनता है। और साथ में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बगल में कुछ सेल्स होती है जिसे अपन बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स दोस्तों हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस का दो फंक्शन हो गया, एक स्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन टेस्टिस का लेडिक सेल्स करता है। तो स्पर्म बनने के बाद यहाँ से जाता है, तो पहले जाता है इस पार्ट को अपन बोलते हैं एपिडिडाइमिस, जहाँ मैंने आपको बताया जो स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज होता है, कुछ टाइम के लिए स्पर्म यहाँ पे स्टोर्स होती है। और इसके बाद ये एपिडिडाइमिस ओपन होता है वासा डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस में, जिसे अपन स्पर्म डक्ट कहते हैं। वास्ट डिफरेंस इसे ले जाती है और इसके अंदर बहुत सारी आगे ग्लैंड्स की फ्लूइड मिलेगी और यूरेथ्रा में जाके ये ओपन हो जाएगा और यूरेथ्रा के बाद पेनिस के हेल्प से इसे इजेकुलेट कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप टेस्टिस के डायग्राम को अच्छे से समझ गए होंगे। तो टेस्टिस में क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है अपना जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जो स्पर्म फॉर्मेशन करता है, दूसरा लेडिक सेल्स होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, और नेक्स्ट एपिडिडाइमिस होता है जहां टेम्पोररी स्टोरेज होता है अपने स्पर्म का, और वास्ट डिफरेंस होता है जिसे स्पर्म डक्ट कहते हैं, वो टेस्टिस से स्पर्म को ले जाने का काम करता है। चलिए दोस्तों बाकी पार्ट्स की बात करते हैं। तो अपना पेनिस, पेनिस क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है, इसे इरेक्ट होने में जो हेल्प करेंगी। और साथ में इसके अंदर यूरेथ्रा होता है जो कि कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, यूरिन के लिए एंड स्पर्म के लिए। अब दोस्तों कुछ ग्लैंड्स जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स होती है उसे देखते हैं। पहला था अपना सेमिनल वेसिकल जो कि 1 पेयर होता है, अभी आपको बताया था, दोनों वास्ट डिफरेंस से मिला हुआ रहेगा। वास्ट डिफरेंस का नंबर 2, टेस्टिस का नंबर 2, इसीलिए अपना सेमिनल वेसिकल भी कितना होता है, 2 होता है। सेमिनल वेसिकल रिलीज करता है सेमिनल फ्लूइड जो कि स्पर्म के साथ मिलकर क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। दोस्तों इसको इस डायग्राम से इजीली आप समझ जाओगे। देखिए ये अपना वास्ट डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन मिल गया इसमें। इसमें मिलने के बाद जो कॉमन डक्ट बनता है दोस्तों उसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, जो आप ध्यान रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके अपना यूरेथ्रा में मिलेगा। नेक्स्ट ग्लैंड है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये बायलोब्ड ग्लैंड होता है, नंबर तो 2 नहीं होता लेकिन इसके 2 लोब्यूल्स होते हैं, जिसका सिक्रेशन अपना एल्कलाइन इन नेचर होता है, जो कि सीमेन के साथ मिक्स होता है। और कहाँ पे मिक्स होता है, एट द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के शुरुआती वाले पार्ट में। नेक्स्ट ग्लैंड है अपना कॉपर्स ग्लैंड, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी अपन बोलते हैं, जो कि जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है। एनसीईआरटी ने इसे मेंशन नहीं किया बट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है तो आप ध्यान में रखेंगे। ये भी 1 पेयर होता है, इसका सिक्रेशन स्पर्म को या फिर सीमेन को ज़्यादा एक्टिव बनाता है और साथ में लुब्रिकेंट बनाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले ये डायग्राम देखते हैं फिर अपन पैराग्राफ पे चलेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी उसका ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी दोस्तों। तो ये होती है अपनी ओवरी जो कि 1 पेयर होती है। फीमेल गैमेट होता है वो डेवलप होता है या फिर मैच्योर होता है ओवरी के अंदर। तो ओवरी के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ओविडक्ट, या फिर इसे अपन फ्लैपियन ट्यूब बोलते हैं। ओविडक्ट या फिर फ्लैपियन ट्यूब एक को कैरी करने का काम करता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर स्पर्म एंटर हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन का भी साइट कौन प्रोवाइड करता है, अपना फ्लैपियन ट्यूब। आगे देखेंगे फ्लैपियन ट्यूब का जो ये फुला हुआ पार्ट होता है इसे दोस्तों अपन एम्पुला बोलते हैं। एम्पुलर रीजन में अपना फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि मस्कुलर पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं यूटेरस। तो यूटेरस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यूटेरस साइड प्रोवाइड करता है बेबी के ग्रोथ के लिए या फिर इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। तो इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन भी यूटेरस में होता है। यूटेरस का ये अपर वाला पार्ट होता है जिसे अपन बॉडी बोलते हैं। तो यूटेरस के बॉडी में इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है दोस्तों उसे अपन सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल के अंदर। सर्विक्स गेट की तरह होता है, यूट्रस को ओपन रखना या फिर क्लोज रखना है वो डिपेंड करेगा अपने सर्विक्स के ऊपर। और लास्ट पार्ट जो होता है दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम का वो होता है वेजिना, जो कि स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करता है और साथ में बर्थ कैनाल भी इसे बोलते हैं क्योंकि बेबी का डिलीवरी भी वेजिना के थ्रू होता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रखा है एनसीईआरटी ने।
द फीमेल जम्प सेल्स और एग्स आर मेड इन ओवरी। जो फीमेल जम्प सेल होती है दोस्तों, एग्स होती है, वो ओवरी के अंदर बनती है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। साथ में कुछ हार्मोन्स भी ओवरी बनाती है, जो अपन देखेंगे। दो हार्मोन ओवरी सिक्रेट करता है, एक तो ऑस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। दोस्तों जो ऑस्ट्रोजन होता है वो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाने में मदद करता है, या फिर बोल सकते हैं ऑस्ट्रोजन की वजह से फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। When a girl is born, the ovaries already contains thousands of immature eggs. बच्ची जन्म लेती है, उसके अंदर पहले से ही थाउजेंड्स ऑफ एग्स रहती है उसके ओवरी के अंदर। फर्दर कोई भी एग आफ्टर बर्थ फीमेल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। जो भी एग्स होता है वो बर्थ से पहले ही बन जाता है और ओवरी के अंदर स्टोर रहता है। आगे उसका नंबर कभी भी नहीं बढ़ता, आगे जाके उसका नंबर बस कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कभी बढ़ेगा नहीं। कोई नया भी एग नहीं बनता। बस एग जो होता है जब प्यूबर्टी आता है तो प्यूबर्टी के बाद एग मैच्योर होना स्टार्ट होती है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। तो अभी बताया जो प्यूबर्टी पे जाने के बाद एग के अंदर मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। और दोस्तों दो ओवरी होती है। अगर इस मंथ में लेफ्ट वाले ओवरी के अंदर एग मैच्योर हुआ तो नेक्स्ट मंथ में राइट वाले ओवरी के अंदर एग मैच्योर होगा और वो एग को रिलीज करेंगी। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू उम्ब। दोस्तों उम्ब अपन यूट्रस को बोलते हैं। तो जो एग होता है वो कैरी करने का काम कौन करता है? ओवरी से उम्ब तक फ्लैपियन ट्यूब थ्रू अ थिन ओविडक्ट, ओविडक्ट और फ्लैपियन ट्यूब। The two oviduct unite into a elastic bag-like structure known as uterus। दोस्तों दोनों जो ओविडक्ट होती है फिर फ्लैपियन ट्यूब होती है वो ओपन होती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे अपन यूट्रस या फिर ओम्ब बोलते हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू अ वेजिना थ्रू सर्विक्स। यूट्रस ओपन होती है आगे जाके वेजिना के अंदर और वो सर्विक्स के थ्रू ओपन होती है। यूट्रस के लोअर पार्ट को अपन सर्विक्स बोलते हैं। द स्पर्म इंटर्स थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो दोस्तों सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग सेक्स जो स्पर्म होता है वो एंटर करता है वेजिना में। दे ट्रेवल्स अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में इनकाउंटर द एग। दोस्तों उसके बाद स्पर्म ट्रेवल करता है वेजिना से यूट्रस में आएगा, यूट्रस से ओविडक्ट में जाएगा जहाँ पे उसे एक सेल मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। द फर्टिलाइज एग। अगर दोस्तों एक सेल उसे मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा। मेल गैमिट जो स्पर्म होता है उसका हेड फीमेल गैमिट जो एग होता है उसके अंदर जाएगा और दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, जिसे अपन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट उसके बाद डिवाइड होना शुरू होता है, डिवाइड करके वो क्या बना लेता है? एम्ब्रियो बना लेता है। जायगोट्स स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus। तो दोस्तों आगे जाके जो एम्ब्रियो होता है अपना यूट्रस के अंदर आता है और उसके ऊपर वाले पार्ट में जाके इम्प्लांट हो जाता है, जहाँ पे एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होता है और फ्यूटस बनता है और उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होता है बेबी का वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस that the mother's body is designed to undertake the development of child। तो हमने इससे पहले देखा है जो किसी भी फीमेल का या फिर मदर का बॉडी डिजाइन होता है इस टाइप से, जो वो अपने अंदर एक बेबी को पाल सके। Hence the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo। तो दोस्तों इसीलिए यूट्रस जो होता है खुद को हर एक महीने प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। यूट्रस को तो पता नहीं होता है जो किस बार स्पर्म आएगा और एग फर्टिलाइज हो जाएगा, इसीलिए वो हर एक मंथ खुद को तैयार करता है, खुद को प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए नरिशमेंट के लिए उसके लिए ब्लड सप्लाई का होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए यूट्रस का लेयर थिक हो जाता है और साथ में ब्लड सप्लाई उसके अंदर बढ़ जाता है। The embryo gets nutrition from the mother blood with the help of a special tissue called placenta। दोस्तों जो मदर होती है उससे ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड होता है एक पैसेज के थ्रू जिसे अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। तो इसे समझेंगे। मान लेते हैं दोस्तों यूट्रस का वॉल है, यूट्राइन वॉल है
और ये हमारा एम्ब्रियो था। तो ये मदर का पार्ट हो गया और ये बेबी हो गया। तो दोनों में कनेक्शन करने का जो काम करता है दोस्तों, इसे अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होगा? प्लेसेंटा के थ्रू ही इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को या फिर ग्रोइंग फीटस को सारा का सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, और साथ में जो ये ग्रोइंग फीटस वेस्ट प्रोडक्ट ग्रोइंग फीटस जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेगा वो भी बाहर जाएगा, और वो जाएगा मदर के ब्लड में, और मदर उस का जो सिस्टम होता है उसे फर्दर प्यूरिफाई करेगा और बॉडी से बाहर करेगा। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन यूट्राइन वाल। तो ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो कि यूट्राइन वाल में एम्बेडेड रहता है, ये यूट्राइन वाल में घुसा हुआ रहता है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, और प्लेसेंटा एम्ब्रियो को पकड़ के रखता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं जिसे अपन बोलते हैं विलाई। दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। तो दोस्तों विलाई बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे बेबी के अंदर या फिर दोस्तों एम्ब्रियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सके और साथ में ग्लूकोज का सप्लाई हो सके। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। तो दोस्तों जो एम्ब्रियो के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा उसे भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स। तो दोस्तों जो डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होता है मदर के अंदर वो लगभग 9 महीने का होता है एक बेबी का। द चाइल्ड इज बॉर्न एज द रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। जो बेबी का डिलीवरी होता है वो रिजल्ट होता है किसका? यूट्राइन वाल जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। मान लेते हैं दोस्तों ये यूट्रस है, तो यूट्रस के अंदर बेबी को, इसके अंदर जो होता है ना रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, इस टाइप का मूवमेंट शुरू हो जाता है, रिदमिक मूवमेंट, जिसके कारण जो यहाँ पे बेबी होता है उसको बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। चलिए और इसे बेटर तरीके से समझते हैं अपने नोट्स में। तो देखते हैं दोस्तों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो पहला अपन ने देखा था उसके अंदर ओवरीज होती है, 1 पेयर ओवरीज होती है, 1 पेयर ओविडक्ट होता है, साथ में एक यूट्रस होता है, यूट्रस के लोअर पार्ट को अपन सर्विक्स बोलते हैं, और एक्सटर्नल ओपनिंग को वेजाइना बोलते हैं, जो कि बेबी को डिलीवर करने में हेल्प करता है, साथ में स्पर्म को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए वेजाइना को अपन बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। और काम क्या क्या करता है? पहला तो एग को प्रोड्यूस करना, मतलब एग का डेवलपमेंट होता है ओवरीज के अंदर। दूसरा स्पर्म को रिसीव करना, तो स्पर्म रिसीव करने का काम अपना वेजिना करती है। और फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करना जो कि ओविडक्ट करता है। साथ में इम्प्लांटेशन ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो जो अपने यूट्रस के अंदर होता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस वो भी अपना यूट्रस करता है। और प्रोड्यूस हार्मोन, तो हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम ओवरी का होता है। तो दोस्तों अलग अलग देखते हैं किसका क्या फंक्शन होता है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए लिया है। इसमें एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी हैं। तो ओवरी देखते हैं 1 पेयर होता है, क्या क्या करती है? एग को प्रोड्यूस करती है। एग को प्रोड्यूस करने का मतलब एग इसके अंदर मैच्योर होता है, बाद में जाके कोई भी एग नहीं बनता, ये अपन देख चुके हैं। तो ओवरीज नंबर में 2 होती है, तो अल्टरनेट मंथ ओवरी क्या करेगी? एग को मैच्योर करेगी। मान लेते हैं अगर ये फर्स्ट ओवरी है, ये सेकेंड ओवरी है, तो फर्स्ट ओवरी से अगर इस मंथ में एग रिलीज हुआ तो सेकेंड मंथ में सेकेंड वाले ओवरी से एग रिलीज होगा, फिर थर्ड मंथ में जाके फर्स्ट वाले से होगा, एंड फोर्थ मंथ में सेकेंड वाले से होगा। और साथ में हार्मोन सिक्रेट करती है 2, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि देखा था प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का रिलीज नहीं होता है तो दोस्तों प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट था अपना ओविडक्ट, जिसे अपन फ्लैपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इसका भी नंबर कितना होगा? 1 पे है। तो पहला काम तो होता है ये एग को कैरी करने का काम करता है ओवरी से यूट्रस तक। दूसरा काम होता है अगर स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। और दोस्तों बताया था जो ओविडक्ट का फुला हुआ पार्ट होता है जिसे अपन एम्पुला बोलते हैं, तो एम्पुला के अंदर अपना फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है अपना यूटेरस, जिसे अपन ओम्ब भी बोलते हैं। तो ये पियर शेप्ड का होता है, साथ में क्या होता है इसका जो अपर पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है जिसे अपन बॉडी बोलते हैं, और
जो नीचे वाला पार्ट होता है वो देखे थे, वो पतला होता है, नैरो होता है, जिसे अपन सर्विक्स बोलते हैं। जो बॉडी का क्या क्या काम होता है, पहला काम होता है ये रिसीव करता है एग को, जो कि ओविडक्ट से आता है, और दूसरा काम होता है अगर फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब अगर जायगोट है और जायगोट डेवलप होकर क्या बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, तो वो इम्प्लांट भी बॉडी में आके होगा, तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। और सर्विक्स का देखते हैं दोस्तों क्या क्या काम होता है। पहला तो होता है ये खुलता है, कहाँ पे खुलता है, वेजाइना के अंदर खुलता है। दूसरा काम होता है अगर बेबी या फिर एम्ब्रियो अपना इम्प्लांट हो चुका है यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस को बंद रखने का काम करेगा, कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूटेरस। अब दोस्तों लास्ट था वेजाइना, तो वेजाइना का दो काम था, एक तो बर्थ कैनाल था, बेबी को डिलीवर करने का काम था, और दूसरा क्या था, स्पर्म को रिसीव करने का काम था। दोस्तों और देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में पहला क्या होगा, कॉपुलेशन होगा या फिर मेटिंग होगा, मेल और फीमेल आपस में सेक्स करेंगे, जिसे अपन कॉपुलेशन या फिर मेटिंग बोलते हैं। दूसरा स्पर्म मूवमेंट, स्पर्म मूवमेंट मतलब कॉपुलेशन के बाद जो स्पर्म एजुकुलेट होगा फीमेल के वेजाइना के अंदर, वो मूव करके कहाँ जाएगा, अपना ओविडक्ट के अंदर जाएगा, जिसे बोलते हैं स्पर्म मूवमेंट। नेक्स्ट अपना पेनिट्रेशन। तो दोस्तों पेनिट्रेशन में क्या होगा, जो एग होगी, समझिएगा ये अपना एग है दोस्तों, एग के अंदर इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर इसका क्रोमोजोम होगा। और क्रोमोजोम कैसा होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। क्रोमोजोम्स जो मेल या फीमेल गैमेट की होती है वो हैप्लॉइड होती है या फिर डिप्लॉइड होती है, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और इधर से अपना स्पर्म आता है। तो स्पर्म दोस्तों कुछ इस टाइप का होता है, उसमें दो पार्ट होती है स्पर्म में, एक तो उसका हेड होता है और दूसरा उसका टेल होता है। टेल इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, और हेड के अंदर क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है, जहाँ इसका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। दोस्तों जरूरी नहीं है एक ही स्पर्म आएगा, स्पर्म क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म आता है, लेकिन कोई एक ही स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज करेगा। इसके अंदर जाने का काम सिर्फ हेड का होता है, टेल यहीं तक होता है, टेल का फंक्शन यहीं तक होता है। तो अंदर सिर्फ और सिर्फ हेड जाएगा और एक ही स्पर्म का जाएगा। जैसे एक स्पर्म का हेड एंटर कर जाता है, जो कि सबसे एक्टिव स्पर्म रहेगा, उसका हेड एंटर करेगा, तो इसका वॉल जो होता है पूरा का पूरा थिक हो जाता है, और फर्दर किसी भी स्पर्म को एंटर करने नहीं देता है, सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर कर पाता है, जिस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पेनिट्रेशन। नेक्स्ट पेनिट्रेट करने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट का न्यूक्लियस एंड फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस आपस में आके फ्यूज करेगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद अपना जायगोट तैयार होगा, जायगोट में सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के बाद क्या तैयार होगा, अपना एम्ब्रियो तैयार होगा, और एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट कहाँ पे होता है दोस्तों, इम्प्लांट होगा यूट्रस के अंदर। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं अपन एनसीईआरटी के नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। तो अपन ने देखा अगर एग फर्टिलाइज होता है तो क्या क्या होता है। अब दूसरा होता है अगर एग फर्टिलाइज हो ही नहीं, मतलब सही टाइम पे स्पर्म एग को न मिले, तो फिर उस एग के साथ क्या होता है ये देखेंगे इस टॉपिक में। ओवरी का तो काम है वो हर एक अल्टरनेट मंथ ओवरी एग को रिलीज करेगी, मतलब एक ओवरी से इस बार हुआ, दूसरे ओवरी से दूसरा, मतलब हर एक मंथ एग तो रिलीज हो रहा है ओवरी से। और एक एग जो होती है दोस्तों उसका लाइफ स्पान लगभग 1 डे का होता है, मतलब एक दिन तक वो जिंदा रहती है। एक दिन के अंदर स्पर्म अगर उसे मिल गया तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जनरली 28 डेज पे रिलीज होता है मैक्सिमम फीमेल्स के अंदर, ये वेरी भी कर सकता है, 28 to 35 डेज का साइकिल होता है। और रिलीज कब से होना स्टार्ट होता है, फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। एक तो रिलीज हो गया दोस्तों जो यूट्रस होता है जहाँ पे बेबी या फिर एम्ब्रियो अपना इम्प्लांट होना है, तो यूट्रस तो सोचता है हर एक मंथ जो अपना फर्टिलाइज एग उसे मिलेगा, मतलब एम्ब्रियो मिलेगा इम्प्लांट होने के लिए, इसीलिए खुद को तैयार, खुद को प्रिपेयर हर एक मंथ करता है। मतलब जो भी यूट्रस का प्रिपरेशन होगा, यूट्रस में क्या क्या प्रिपरेशन होता है दोस्तों, उसका जो लाइनिंग होता है वो थिक हो जाता है, यूट्रस वॉल थिक हो जाते हैं और स्पॉन्जी हो जाते हैं, साथ में ब्लड सर्कुलेशन उसमें बढ़ जाता है। दोस्तों अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यूट्रस की जो लाइनिंग थिक हुई थी उसमें जो ब्लड वेसल्स का नंबर बढ़ा था उसकी ज़रूरत खत्म हो गई। तो इसे कुछ याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, बस एज ए एग्जाम्पल लीजिएगा। तो यूट्रस तो सोचता है जो हर एक महीने बारात आएगा, और बारात आया ही नहीं और फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो जो वहाँ पे सजावट था, जो टेंट लगा हुआ था, उसका कोई भी ज़रूरत नहीं है अब, तो सब खोल के क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा।
तो उसे अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन होना। तो ये फीमेल के अंदर वेरी करता है, 2 से लेकर 8 दिनों का के लिए होता है। इस फेज़ में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, मतलब यूट्रस में जो भी प्रिपरेशन था सारा का सारा तोड़ के बाहर कर दिया जाता है। तो यूट्रस का लाइनिंग ब्रेक करता है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और साथ में ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकलता है। इसलिए होता है गर्ल्स के अंदर, मैक्सिमम गर्ल्स के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं एनीमिया, मतलब खून का कमी होना। तो उसका एक मेन रीज़न अपना मेंस्ट्रुएशन भी होता है, जो कि फीमेल के अंदर हर एक महीना होता है फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो इसमें ब्लीडिंग क्यों होता है दोस्तों, ब्लीडिंग के साथ में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज एग, जो अनफर्टिलाइज एग है दोस्तों वो भी रिमूव कर दिया जाता है और साथ में यूट्रस की लाइनिंग को भी तोड़कर रिमूव कर दिया जाता है। और फिर अच्छे से देखते हैं मेंस्ट्रुएशन क्या होता है दोस्तों। मेंस्ट्रुएशन होता है, यूट्रस को लगता है हर एक महीने खुद को प्रिपेयर करता है, उसे लगता है जो फर्टिलाइज हो जाएगी, एक फर्टिलाइज हो जाएगी तो जायगोट बनेगा और जायगोट फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो आके इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सारा जो तैयारी होता है, यूट्रस खुद को जो प्रिपेयर करता है वो सारा तैयारी, उसके ब्लड वेसल सारे ब्रेक करेंगे और वो बॉडी से बाहर कर दिए जाएंगे। साथ में अनफर्टिलाइज एग जो होगा उसे भी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ये 2 से 8 दिनों के लिए हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन का पूरा एक साइकिल होता है, ऐसा नहीं है मेंस्ट्रुएशन 2 से 8 दिन। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है दोस्तों वो वेरी करता है, किसी किसी में 28 डेज का होता है, किसी किसी में 35 डेज का होता है। तो मतलब 28 से लेकर 35 डेज के बीच में वेरी करता है। तो इसे कुछ ऐसे समझेंगे, ये अपना डे 1 है और साथ में ये डे 28 है। मैं नॉर्मल एक लेके चल रहा हूँ जो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है 28 दिन का साइकिल हो, ये वेरी कर सकता है। तो दोस्तों जो एग होती है ना वो इसके मिड में रिलीज होता है, मतलब अगर 28 डेज का साइकिल है तो 14 डे जो होगा ना, 14th डे होगा ना, उस पर एक रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा। एक का लाइफ स्पान कितने दिन का है, 1 दिन का है। और जो स्पर्म होता है ना दोस्तों, स्पर्म का लाइफ स्पान जो होता है वो लगभग 72 आवर्स का होता है। अगर स्पर्म पहले से आ चुका है या फिर इस बीच में अगर इसे स्पर्म मिल गया एक को तो ये फर्टिलाइज हो जाएगी, अगर अगर नहीं मिला तो ये फर्टिलाइज नहीं होगी। दोस्तों अगर ये फर्टिलाइज नहीं होती तो ये अनफर्टिलाइज एग और साथ में जो यूट्रस ने खुद को प्रिपेयर किया था वो दोनों रिमूव कर दिए जाते हैं बॉडी से, इसे अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दे रखा है इस टॉपिक के बारे में। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स अबाउट 1 डे। अगर दोस्तों एग फर्टिलाइज नहीं होती है तो वो लगभग 1 दिन के लिए जिंदा रहती है। सिंस द ओवरी releases one egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg। दोस्तों जैसा कि ओवरी हर एक मंथ एग रिलीज करती है तो यूट्रस भी खुद को हर एक मंथ प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, इसीलिए यूट्रस का लाइनिंग जो होता है दोस्तों मोटा हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, और साथ में स्पॉन्जी हो जाता है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। तो ये ज़रूरी होता है एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए अगर फर्टिलाइजेशन अपना हो जाता है तो। नो हाउ एवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इस लाइनिंग का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस। तो दोस्तों जो लाइनिंग होता है वो टूट जाता है और वेजाइना के थ्रू बाहर आता है अपना, और साथ में ब्लड एंड म्यूकस भी आता है। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ। दोस्तों ये साइकिल जो होता है लगभग हर एक महीने अपना होता है एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, जिसे अपन मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इट यूजुअली लास्ट अबाउट 2 to 8 डे। ये जो ब्लीडिंग का पीरियड होता है दोस्तों ये 2 से 8 दिनों का हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on। जैसा कि अपन ने देखा जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, मतलब चलता रहता है, साथ साथ में बॉडी ग्रोथ भी अपना होता रहता है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily means that the body or the mind is ready for sexual act or for having एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता है जो इसे प्यूबर्टी का एज आ गया, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया तो अपना बॉडी भी उस हिसाब से तैयार हो गया सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए और एक चिल्ड्रेन को लाने के लिए।
हाउ डू वी डिसाइड इफ अ बॉडी और माइंड इज रेडी फॉर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपन ये डिसाइड कैसे करें जो बॉडी कब तैयार होता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। ऑल ऑफ अस आर अंडर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर about this issue. There can be pressure from our friends for participating in many activities whether we really want to or not. There can be pressure from families to get married and start having children. There can be pressure from government agencies to avoid having children. In this situation, making choice can become very difficult. दोस्तों हमारे ऊपर हर एक तरह से प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, फ्रेंड प्रेशर रहता है, शादी करो बच्चे पैदा करो, और गवर्नमेंट का भी प्रेशर रहता है जो बच्चे पैदा नहीं करने हैं, मतलब बच्चे कम पैदा करने हैं। तो इस सारी सिचुएशन में डिसीजन लेना जो होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्या करें और क्या नहीं करें। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ consequences of having sex. We have discussed in class 9th that disease can be transmitted from person to person in variety of ways. दोस्तों सेक्स करने से पहले हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो अपन क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। जो बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से जो कि अपने को हो सकती है। Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. जैसा कि सेक्सुअल एक्ट जो होता है बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन होता है दो बॉडीज के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में, सरप्राइज नहीं होना चाहिए जो बहुत सारी डिजीज सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के कारण ट्रांसफर हो सकती है, जिसे अपन STDs बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनेरिया एंड सिफाइलिस। तो इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में दो कैटेगरीज होती है दोस्तों, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो कि दो मेंशन कर रखा है NCERT ने, एक गोनेरिया एंड दूसरा सिफेलिस। नेक्स्ट अपना एंड द वायरल इन्फेक्शन सच एज वर्ड्स एंड HIV एड्स। दोस्तों वायरल इन्फेक्शन अपना वर्ड्स हो सकता है या फिर HIV एड्स हो सकता है। जो HIV एड्स होता है दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब इसका कोई भी क्योर नहीं है, नॉन क्यूरेबल है। इसे अपन नोट्स में अच्छे से समझेंगे। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट? क्या कोई तरीका है जिसकी वजह से अपन इन सारी डिजीज से बच सकते हैं? यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड कॉन्डोम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। तो दोस्तों जो सेक्स होता है उसके दौरान अगर पेनिस का कवरिंग एक आता है जिसे अपन कॉन्डम बोलते हैं, अगर कॉन्डम का यूज करें तो बहुत सारी STDs जो होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, उससे अपन बच सकते हैं कुछ हद तक। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ पोटेंशियल टू लेड टू प्रेगनेंसी। जो सेक्सुअल एक्ट होता है दोस्तों उसमें हमेशा ये क्षमता होता है जो वो आगे जाके प्रेगनेंसी का कारण बन सकता है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वोमेन। दोस्तों जो प्रेगनेंसी होता है उसके बहुत सारी डिमांड्स होती है जो कि एक वोमेन को उठाना पड़ता है, उसके बॉडी को भी और उसे मेंटली भी लेना पड़ता है। एंड इफ़ सी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, अगर दोस्तों वो इसके लिए तैयार नहीं है, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, तो उसके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इसका खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन डिवाइस टू अवॉइड प्रेगनेंसी, इसीलिए दोस्तों प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉल इन नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो दोस्तों इसे अपन बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है प्रेगनेंसी से बचने के तरीके, या फिर प्रेगनेंसी को अपन कैसे अवॉइड कर सकते हैं। वन कैटेगरी इज क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर सो डैट स्पर्म डज नॉट रीच द। एक कैटेगरी तो होता है अपन मैकेनिकल बैरियर लगा सकते हैं, तो उस वजह से अपना स्पर्म पहुँचे ही ना एक तक, उस वजह से अपना स्पर्म एक तक पहुँच ही नहीं सकता है। जैसे कि कॉन्डम्स हो गया, कॉन्डम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग्स वर्न इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। दोस्तों एक कॉन्डम हो गया, कॉन्डम जो होता है मेल कॉन्डम वो पेनिस के ऊपर लगता है, इसी टाइप से सिमिलर आता है फीमेल के लिए जो कि फीमेल के वेजाइना को कवर करता है। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स by changing the hormonal balance of body so that egg are not released and fertilization cannot occur। तो दोस्तों दूसरा कैटेगरी इसमें होता है जो कुछ दवाइयाँ आती है, मेडिसिन आती है जो कि हार्मोनल बैलेंस बॉडी का चेंज कर देता है, जिसकी वजह से अपना एग जो होता है मैच्योर ही नहीं हो पाता है और वो
रिलीज ही नहीं होता है। दिस ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ऑरली एज पिल्स, तो ये ड्रग्स जनरली ऑरली लिया जाता है, एज अ पिल्स लिया जाता है। However, since they change the hormonal balance, they can cause side effects too. दोस्तों वो हार्मोनल बैलेंस को चेंज करता है, जिस वजह से उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। दोस्तों कुछ और टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं जिसे अपन यूट्रस के अंदर फिट कर देते हैं, जिस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। दोस्तों उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वो यूट्रस को इरिटेट कर सकता है। इफ द फास्ट डिफरेंस इन मेल इज ब्लॉक्ड, दोस्तों अगर फास्ट डिफरेंस जो होता है मेल के अंदर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, तो स्पर्म ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, जिस वजह से भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इफ द फ्लैपियन ट्यूब इन फीमेल इज ब्लॉक्ड, द एग विल बी नॉट एबल टू रीच द यूट्रस। अगर दोस्तों फ्लैपियन ट्यूब को भी ब्लॉक कर दिया जाता है तो जिस वजह से एग जो होता है यूट्रस तक आ ही नहीं पाएगा। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टुक प्लेस, तो दोनों केस में अपना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सर्जिकल मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, तो दोस्तों इस ब्लॉक्स को बनाने के लिए सर्जिकल मेथड अपन यूज कर सकते हैं। वाइल सर्जिकल मेथड आर सेफ इन लॉन्ग रन, सर्जरी इटसेल्फ कैन काउज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। दोस्तों सर्जिकल मेथड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लंबे समय के लिए, लेकिन ये भी रिस्की हो सकता है अगर इसे अच्छे से नहीं किया जाए। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। दोस्तों अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होता है, जो अनचाही प्रेगनेंसी होती है, उसे भी रिमूव करने के लिए सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है, जिसे अपन एवर्शन बोलते हैं, जो कि लीगल नहीं होता है। दिस मे बी मिस यूज बाय द पीपुल हु डू नॉट वांट टू particular child as happens in illegal sex selective abortion of female fetus। तो जनरली देखा जाता है दोस्तों जो फीमेल फ्यूटस होती है, जो फीमेल बेबी माँ के गर्भ के अंदर पल रही होती है, उसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है, इसका एक मिसयूज है। तो फीमेल फ्यूटोसाइड दोस्तों एक क्राइम एक्टिविटी है। फॉर हेल्दी सोसाइटी फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड। दोस्तों एक हेल्दी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है जो फीमेल और मेल का जो सेक्स रेशियो होता है वो मेंटेन रहे। बिकॉज ऑफ reckless female feticide, child sex ratio is declining at alarming rate in some sections of our society। दोस्तों ऐसा देखा गया जो हमारी सोसाइटी के कुछ सेक्शंस के अंदर फीमेल फेटिसाइड बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वहाँ पे सेक्स रेशियो जो होता है अपना चाइल्ड का मेल इज टू फीमेल वो बहुत ही खराब होते जा रहा है दिन ब दिन। ऑल्दो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है ये क्रिमिनल एक्टिविटी होता है, फिर भी ऐसा बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं आज भी। वी हैव नोटिस अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। हमने पहले देखा जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिस वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी स्पेसीज अपने पॉपुलेशन को बढ़ाता है। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज, तो किसी भी पॉपुलेशन में उसके साइज को डिटरमाइन करने के लिए उसका बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज काउज फॉर कंसर्न फॉर मेनी पीपल, दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोस्तों जिस हिसाब से ह्यूमन्स का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो हर एक इंडिविजुअल के लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इस टॉपिक को एक बार अपन नोट्स में देखते हैं और फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो अपना पार्ट्स आता है पहला होता है, पहले समझते हैं गुड हेल्थ क्या होता है। गुड हेल्थ दोस्तों होता है जो एक स्टेट होता है जिस स्टेट में अपना फिजिकल मेंटल प्लस सोशल फिटनेस का होना जरूरी है। फिजिकल मतलब ऐसा नहीं जो कोई आदमी फिजिकली फिट है और मेंटली फिट नहीं है तो वो उसे अपन बोलेंगे हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का मतलब उसे फिजिकली भी फिट होना है, मेंटली भी फिट होना है और साथ में सोशली भी फिट होना जरूरी है। तो इसमें अपन देखते हैं पहला जो आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, एक तो आता है जो फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड्स आते हैं, मतलब कैसे अपन पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से रोक सकते हैं, फर्टिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आता है अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच में, जो फैमिली के साइज को लिमिट में कैसे रखा जाए, मतलब छोटा कैसे रखा जाए। और लास्ट में आता है अपना प्रोटेक्शन कैसे किया जाए इन्फेक्शन से और एसटीडी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से।
तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में अपन ने देखा था दो पोर्शन था, एक तो बैक्टीरियल था, दूसरा वायरल इन्फेक्शन था। पहले देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अपन ने देखा था एक गोनेरिया था। तो गोनेरिया दोस्तों जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है नीसेरिया गोनेरियाई। तो पूरा नाम याद मत रखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा, तो सिर्फ याद रखिएगा जो गोनेरिया होता है वो बैक्टीरियल डिजीज होता है। जो गोनेरिया होता है दोस्तों उसमें अपना यूरेटर जो होता है मैन के अंदर वो इन्फेक्ट होता है, और फीमेल के अंदर ओमेन के अंदर उसका सर्विक्स इन्फेक्ट होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे पता चले जो गोनेरिया किसी भी पर्सन को हुआ है? तो पस का बाहर आना। पस अगर मेल के अंदर होगा तो पेनिस से आएगा, और फीमेल के अंदर होगा तो वेजाइना से आएगा। दूसरा जलन होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के टाइम में बहुत ही जलन होगा। नेक्स्ट डिजीज था अपना सिफेलिस। दोस्तों सिफेलिस होता है ट्रेपेनोमा पैलिडियम के कारण, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। जो सिफिलिस होगा दोस्तों ये एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स में देखा जाता है, जैसे वेजिना में हो सकता है इसका इन्फेक्शन, रेक्टम में हो सकता है, एनस में हो सकता है। दोस्तों ये मदर से बेबी में ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है। अगर मदर को है तो उसके बेबी में प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट है इसका सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा सोर्स का जो होता है धब्बे टाइप से आने लगेंगे बॉडी में। साथ में याद रखिए दोस्तों ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि टच करने से हो सकता है। फिर इसमें आपको फीवर या फिर अल्सर दोस्तों घाव का होना इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, ये भी देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट था अपना वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शंस में जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है एड्स। तो दोस्तों एड्स को समझने के लिए इसके नाम को देखते हैं। इसका नाम क्या है पूरा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोस्तों इसके नाम में ही छुपा हुआ है ये किस टाइप का आपका डिजीज होता है। एक्वायर्ड का मतलब ऐसा डिजीज जो कि किसी पर्सन के अंदर पहले से इनहेरिट होके नहीं आ रहा है, मतलब उसे आगे आके हुआ है, तो एक्वायर्ड। इम्यून डिफिशियंसी, इम्यून डिफिशियंसी का मतलब दोस्तों एक ऐसा डिजीज होता है जो कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए, कोई भी एक्सटर्नल डिजीज से फाइट करने के लिए, उसको सप्रेस कर देता है, उसको पूरा ख़त्म कर देता है। तो इसे अपन एड्स बोलते हैं, और ये होता है एचआईवी वायरस के कारण। तो एचआईवी का दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो इसके भी नाम में है, ये इम्यून पे अटैक करता है अपने इम्यून सिस्टम को, और उसे कमज़ोर करता है धीरे धीरे और पूरा ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों एड्स या फिर एचआईवी के कारण कोई नहीं मरता है, ये क्या कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को पूरा ख़त्म कर देता है, जिस वजह से अगर कोई भी डिजीज इस पर्सन को हो गया तो वो उस डिजीज के कारण मर जाएगा। इनक्यूरेबल होता है दोस्तों, इसका कोई भी इलाज नहीं होता है। सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, क्या करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। और ये किन किन वजह से हो सकता है? एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, किसी के साथ अनसेफ सेक्स करने की वजह से हो सकता है जो कि पहले से उसके अंदर एड्स हो। दूसरा शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जो दोस्तों आजकल तो नीडल्स का शेयरिंग नहीं होता है, पहले के टाइम में एक ही नीडल्स से होता है डिफरेंट पेशेंट को इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाता था, जिस वजह से अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को उस नीडल से इंजेक्शन दिया गया हो तो फिर दूसरे पर्सन में भी एड्स हो जाता था। दूसरा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर ब्लड को बिना चेक किए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में दिया जाता है तो उस वजह से भी एड्स हो सकता है। अगर कोई कैरियर है एड्स का, उसके अंदर एड्स पहले से है, तो उसका ब्लड जिस पर्सन को दिया जाएगा उसके अंदर भी एड्स हो जाएगा। और नेक्स्ट के साथ है दोस्तों, अगर मदर के अंदर एड्स है तो वो बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तो मदर से बेबी के अंदर भी जाता है थ्रू प्लेसेंटा। तो दोस्तों एड्स बहुत ही खतरनाक डिजीज है, इससे अपने को बचना चाहिए, और हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स में ध्यान रखना चाहिए जो सेफ सेक्स करना चाहिए हमेशा, और कभी भी मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट अपना था जेनाइटल वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों फोरा टाइप से हो जाना है, ये होता है एचपीवी वायरस के कारण, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वर्ड्स कॉज करता है ओवर द एक्सटर्नल जेनाइटल, जो एक्सटर्नल जेनाइटल वाला एरिया होता है, बाहरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, उसमें जो होता है फोरे हो जाते हैं इसकी वजह से। तो दोस्तों हमें एसटीडी से बचने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? एक तो सेक्स एजुकेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो एसटीडीज़ के बारे में लोगों को एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। और लास्ट क्या कर सकते हैं, सेक्स विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस, मतलब जब भी सेक्स करें तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ करें, कॉन्डोम्स का यूज़ करें। दोस्तों रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसे अपन देखते हैं अब।
तो पहला तो समझते हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का तरीका वोमेन के अंदर, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड क्या होते हैं, पहले तो नेचुरल मेथड होते हैं। नेचुरल मेथड दोस्तों जिसमें किसी भी चीज़ का अपन को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बस ध्यान रखना पड़ेगा सेक्स किस टाइम पे अपने पार्टनर के साथ करना चाहिए। तो मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन में बताया था जो ओवुलेशन का टाइम होता है, एग रिलीज का टाइम होता है, वो अगर साइकिल 28 दिनों का है तो उसके मिड टर्म पे होगा, ये हमेशा फिक्स है। अगर साइकिल 30 दिनों का होगा तो उसका मिड टर्म 15th डे होगा, तो उस पर एग रिलीज होगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नंबर ऑफ डेज चेंज हो सकता है, बट ओवुलेशन हमेशा उसके मिड में होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ओवुलेशन से पहले मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले वाला जो वीक है, अगर 28 डेट पे मेंस्ट्रुअल हो रहा है तो उससे पहले वाला एक वीक, और मेंस्ट्रुअल के बाद वाला एक वीक, ये फर्स्ट वीक जो आता है मेंस्ट्रुएशन के जस्ट बाद, तो उसमें सेक्स करना सेफ होता है। इस टाइम प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन सेफ होता है सेक्सुअल रिलेशन बनाना, जिसमें प्रेगनेंसी होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो अपना मैकेनिकल मेथड जिसमें अपन ने देखा था जो स्पर्म था उसे एक तक जाने नहीं दिया जाता था, तो इसमें अपन यूज करते हैं कॉन्डोम जो कि पेनिस का कवरिंग होता है। सेम ऐसा ही फीमेल के लिए आता है जिसे अपन डायफ्राम बोलते हैं या फिर सर्विकल कैप्स बोलते हैं। फिर आया था आईयूसीडीज, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि यूट्रस के अंदर फिट किया जाता था, जिसमें अपना था कॉपर टी। और सबसे लास्ट में जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है सर्जिकल मेथड लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें अपन देखते हैं पहला तो ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब को कट कर देना, तो कटिंग ऑफ फ्लेपियन ट्यूब इन फीमेल इज नॉन एज ट्यूबेक्टोमी। और लास्ट था अपना मेल के अंदर वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देना, वास्ट डिफरेंस को कट कर देना, जिसे अपन बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो ये पूरा टॉपिक आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।